सो हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रिड। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जब हम एसबीआई सीबीओ 2026 को टारगेट करने का प्लान कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको उसका स्ट्रैटेजी समझने से पहले सिलेबस और एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए। अब हम अगर सिलेबस के बारे में समझे तो बिना सिलेबस को जाने एक्चुअल में है ना, एक होता है सब्जेक्ट का नाम देखना, एक होता है सिलेबस जो आपकी एग्जाम में पुराने सालों में पूछे जा रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करा तो आई कैन टेल यू दैट आप लोगों का पूरा फाउंडेशन स्ट्रांग रहेगा। आप लोग कभी भी एग्जामिनेशन में ये पैनिक नहीं होंगे कि यार ये पेपर ऐसा क्यों आ गया, पेपर वैसा क्यों आ गया, राइट। तो इस सेशन में हम लोग कंप्लीट एग्जामिनेशन पैटर्न के साथ में कंप्लीट डिटेल्ड सिलेबस समझेंगे और आप लोगों को इसी के साथ में रोड मैप भी बनाते हुए चलना है कि आप लोगों को प्रिपरेशन स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करना है। उसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग राइट डायरेक्शन में प्रिपरेशन करें, अदरवाइज आप लोग डिस्ट्रैक्टेड प्रिपरेशन करेंगे। मल्टीपल कंटेंट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है और मे बी पॉसिबल आप ऐसा कंटेंट रेफर कर रहे हैं जो कुछ भी रिलेवेंट नहीं है एग्जाम के लिए। सब्जेक्ट का नाम देखने से, कुछ भी टॉपिक्स बताने से ऐसा नहीं होता कि एग्जामिनेशन में वो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो रियल एग्जाम में जो पूछे जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करते चलना है। इन केस अगर आप बैच में एनरोल नहीं हो, आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं प्रॉपर्ली फॉर एसबीआई सीबीओ 2026, तो बैच ऑलरेडी लाइव हो चुका है। आप लोग प्रिपरेशन करने के लिए हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। अंडर द करंट ऑफर कंप्लीट बैच है ये गाइस, है ना, रिटन एग्जाम का कंप्लीट बैच है। 26 का लेना है इसको। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, ई बुक्स, ई पीडीएफ्स का मतलब होता है वेबसाइट से एक्सेसिबल है, राइट, डाउनलोडेबल नहीं होता है। ऑलराइट, आपको नोट्स में बनवाते हुए चलता हूं, बाकी फैकल्टीज भी नोट्स बनाने के लिए आपको बोलते हैं। टेस्ट सीरीज जिसमें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी इंक्लूडेड है, आपको पता होगा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग 50 नंबर का है, तो ये हमारे लिए बहुत मैटर करता है। इंटरव्यू प्रिपरेशन इंक्लूडेड है अगर आप 2999 का पैकेज लेते हैं, अदरवाइज आप 2499 अंडर द करंट ऑफर, ये प्राइस नहीं है, 2499 अंडर द करंट ऑफर आप एनरोल कर सकते हो। एनरोल करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है। जिस टाइम भी वीडियो देख रहे हो आप व्हाट्सएप करेंगे एंड टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। आप लोग अपना प्रिपरेशन स्टेप बाय स्टेप के इंपॉर्टेंस को समझिएगा, स्टार्ट कीजिएगा। जो भी आप पढ़ते जा रहे हो या लाइव क्लास स्किप होता है तो रिकॉर्डेड देखिएगा। अदर्स रिकॉर्डेड भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है ना, सारे पुराने रिकॉर्डेड भी अवेलेबल है, सो दैट कि आप एक परफेक्ट आउटकम जनरेट कर सके अपने आप के लिए। ऑलराइट, आगे चलते। सबसे पहला पॉइंट आता है कि हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। अब हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न में ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहता है और एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग रहता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहता है और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग रहता है। अब एक हो गया, पहला पार्ट हो गया बैंकिंग नॉलेज, दूसरा पार्ट हो गया जनरल अवेयरनेस, तीसरा पार्ट हो गया इंग्लिश एंड चौथा पार्ट हो गया दैट इज कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जिसमें रीजनिंग पूछा जाता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स हर साल आते हैं, देखते हैं कंप्यूटर एप्टीट्यूड क्यों नहीं है इसके अंदर में, जबकि आपकी एग्जाम में रीजनिंग पूछा जाता है। तो आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसा एनकाउंटर करेंगे। अगर एनकाउंटर नहीं करते हो तो इट्स गुड कि आप एक स्टेप आगे आ चुके हो, है ना। बाकी दूसरे कैंडिडेट यहीं पर कंप्यूटर अवेयरनेस या ऐसा ही क्वेश्चन सोचते रहेंगे जब तक आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देंगे। अभी मैं आपको पूरा डिटेल्ड सिलेबस बता रहा हूँ। तो ये जो चार आपके फर्स्ट सेक्शन देखने को मिल रहा है, ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम है ना। इसमें आपको टोटल मिलाकर 40, 30, 70, 100, 120 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स का टाइम मिलेगा। सेक्शन वाइज टाइमिंग रहता है। बैंकिंग नॉलेज 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 मिनट का टाइम मिलेगा। जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा। इंग्लिश 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा। एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें रीजनिंग आती है और 20 मिनट्स का टाइम मिलेगा। ये टोटल टाइम कितना हो जाएगा? ये टोटल टाइम हो जाएगा 120 मिनट्स, दैट इज 2 आवर्स। बट कंपोजिट टाइम नहीं है। सबसे पहले एग्जामिनेशन पैटर्न को समझना जरूरी है। जब एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो तो पेपर बेस्ड तरीके से देना है, उसका एक स्ट्रैटेजी होना जरूरी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा सेक्शन वाइज टाइमिंग के साथ में हमारा एक सेक्शन जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड है वो कंप्लीट हुआ। अब इसी के जस्ट बाद आप लोगों का स्टार्ट हो जाता है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, यानी कि आपको कंप्यूटर पर कीबोर्ड के थ्रू वहां पर टाइप करना होता है, या ऐसे टाइप करना होता है और एक लेटर टाइप करना होता है। इन दोनों को मिलाकर कंपोजिट टाइम आपको 30 मिनट का दिया जाता है। 30 मिनट्स का टाइम दिया जाता है जिसमें आप लोगों को एक लेटर लिखना होता है और एक ऐसे लिखना होता है, ठीक है। उसका वेटेज सबसे ज्यादा है 50 नंबर का। हम लोग जो भी याद करते फॉर्मेट को, आई एम डैम श्योर कि आपने 4-5 क्लास भी देख लिया तो आप लोग यहाँ पर 30 से 40 नंबर आराम से ला सकते हो। बट आप लोगों को उस पर इंश्योर करना पड़ेगा कि आप क्लास देखते हो, टाइप करते हो, जो आपको टू डू लिस्ट दिया जाता है कि आपको क्या करना है, ऑफिस में क्या करना है, घर पर आकर क्या करना है, आपको वीकली क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप करेंगे आई एम डैम श्योर कि 30-40 नंबर आप आराम से लेकर आएंगे। और हर साल कैंडिडेट यहीं पर स्टक होता है, वो सोचता है मैं लिख दूंगा या लिख दूंगी,
बट जब रियल एग्जाम होता है, सर कीबोर्ड काम नहीं कर रहा था, अच्छा सर एंटर करने से ऐसा होता है क्या, सर स्पेस क्यों काम नहीं कर रहा था, सर मैंने यहाँ पर बीच में आकर डिलीट करा तो ये वाला डेटा भी डिलीट हो गया, सर मैंने 150 वर्ड्स कंप्लीट नहीं करा, सर मैंने 250 वर्ड्स कंप्लीट नहीं करा। ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आपने कभी भी एंड टाइम तक का वेट करते गए, स्टार्टिंग से प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करा, स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करा। दैट इज व्हाई आई एम अगेन टेलिंग, अगर आप बैच में एनरोल नहीं हो, प्रिपरेशन रिलेवेंट कंटेंट से करिए। अदरवाइज बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है कि आप देखते रह जाएंगे, शायद 2-3 साल भी पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। बट एग्जामिनेशन में मैटर ये करता है कि यार ये जो मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, ये एग्जामिनेशन में आना चाहिए। उसका मैं स्ट्रैटेजी माइंड मैपिंग कर सकूं। मुझे पता होना चाहिए कि यार 30 मिनट्स का टाइम है, मुझे 15 मिनट 12 मिनट लेटर में देना है, 12 मिनट मुझे ऐसे में, 15 मिनट ऐसे में देना है, 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा सोचने में, तो दैट इज ऑल ओके। अब 50 में से 30 से 40 नंबर अगर बेयर मिनिमम टारगेट नहीं कर सकते, जिसका इंग्लिश वीक है वो भी याद कर सकता है, क्योंकि हम लोग जिस तरीके से पढ़ रहे हैं ना वो आप आराम से कर पाएंगे, लेकिन प्रोवाइडेड आप क्लास देखते हो, है ना। चलिए, तो ये कितना हो गया 30 मिनट्स। यहाँ पर है ना लेटर आपको और करके दिया जाता है, मैं सिलेबस और बताऊंगा अभी आगे, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये और करके दिया जाता है। यूजुअली आजकल 3 लेटर पूछे जा रहे हैं, तो 3 लेटर में से एक लेटर आपको लिखना रहता है, इसे और करके देता है, ये लिखिए या तो ये लिखिए या तो ये लिखिए। तो और करके 3 लेटर पूछता है, उसमें से आप लोगों को 2 साल से 3 लेटर पूछ रहा है, उससे पहले 2 लेटर पूछता था। तो आप लोगों को 3 लेटर पूछेगा, उसमें से एक लेटर टाइप करना रहेगा, 25 नंबर का एक लेटर रहता है। दूसरा आपको ऐसे भी सेम तरीके से देगा, एक ऐसे, दो ऐसे, तीन ऐसे। मैं आपको बताऊंगा टॉपिक, प्रोबेबली उसी में से आ जाएगा। टॉपिक बताऊंगा उससे पहले मैं फॉर्मेट याद कराऊंगा कि कोई सा भी टॉपिक आए आप उस पर लिख देंगे, केवल वर्ड चेंज करेंगे और आप ऑटोमेटिक वो ऐसे ऐसा एज इट इज लिखेंगे, नंबर आएगा, है ना। क्योंकि रियल टाइमर चलता है ना जब एग्जाम में, तो आप सोच नहीं सकते, आर्टिकुलेट करेंगे या सोचेंगे पहले कि क्या लिखना है, तो पहले फॉर्मेट दिमाग में एक बार छपा दिया, उसके बाद में आप लोग आराम से उसको लिख देंगे, चाहे टॉपिक का बस हेडिंग ही तो चेंज करना है, बाकी डेटा एज इट इज रहेगा, राइट। तो यहाँ पर ऐसे भी आप लोगों का 3 ऑप्शन में रहेगा, एक आपको पिकअप करना, लास्ट टाइम आप लोगों को एआई के ऊपर प्रैक्टिस करवाया था, एआई एज इट इज आया था और उसका मार्क भी आप लोगों को मिला होगा। यहाँ पर ये भी 25 नंबर का रहता है, एक ऐसे आपको लिखना रहता है। अब आगे चलते हैं, अब मैं आपको पूरा बैंकिंग नॉलेज से स्टार्ट करता हूँ कि सिलेबस है क्या। अच्छे से वीडियो को समझना, नहीं समझोगे, ये जो मंकी माइंड जैसे अगर हम इधर उधर भागेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। थोड़ा स्टेबिलिटी, अगर आप बिजी हो इस टाइम पर तो आप इसको पॉज कर लीजिए, आप इसको सेव कर लीजिए, या फिर लाइक के मीडियम से आप इसको पुटअप करके रख लीजिए, सो दैट आप इसको बाद में देखें। बट देखना जरूरी है। देखा आपने 15 मिनट, 10 15 20 मिनट का आपने वीडियो देखा, तो आई एम डैम श्योर कि आप जितना प्रोसेस बनाने वाले ना, इतने टाइम लगा लगा कर रिसर्च करके, वो एक ही बार में समझ में आ जाएगा। अब जो बैंकिंग नॉलेज सेक्शन होता है गाइस, तो इसमें बहुत सारी जगह से आप लोगों को मिसअंडरस्टूड करा जाता है कि यार इसमें आरबीआई सर्कुलर्स ऐसे डिटेल में आएंगे, ये आएगा वो आएगा। बट द रियल थिंग इज आरबीआई सर्कुलर्स आजकल 2 से 3 साल से आना बंद हो गया है। मतलब कि क्या आता है, आरबीआई मास्टर डायरेक्शन आता है। जो भी आपका प्रोसेस चल रहा है, जैसे ओडी अकाउंट का भी प्रोसेस चेंज हुआ, मास्टर डायरेक्शन में से, उसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि आरबीआई गाइडलाइंस से रिलेटेड। जैसे अभी नॉमिनी चेंज हुआ तो लॉकर बेस्ड भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एटीएम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंसिलरी सर्विसेज इंपॉर्टेंट हो जाती है, अकाउंट ओपनिंग गाइडलाइंस, केवाईसी एटसेट्रा, इन सभी के मास्टर डायरेक्शंस, जैसे कि हमारा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, बेसल फ्रेमवर्क से रिलेटेड, प्रोविजनिंग से रिलेटेड, एनपीए से रिलेटेड। तो ये जो मास्टर डायरेक्शन से हमारे डे टू डे एक जर्नलिस्ट ऑफिसर को काम में आते हैं, वो सारे आप लोगों को कंप्लीट करना है। डू नॉट सर्च फॉर एनी बुक कि यार ये मैं बुक पढ़ेंगे उससे हो जाएगा। वो बुक जो रहती है वो हिस्ट्री और फाइनेंशियल सिस्टम इनके बारे में रहती है। आपका बैंकिंग नॉलेज है, आप जो काम करते हो उसका प्रैक्टिस के बारे में। अब सेकंड टॉपिक रहता है स्टैटिक बैंकिंग में प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस, जो मैं आपको पार्ट बता रहा हूँ, जैसे कि आपको अकाउंट ओपनिंग गाइडलाइंस हो गया, टाइप्स ऑफ फॉर्म्स कौन से हो गए, आपका बैंकर कस्टमर का रिलेशनशिप क्या हो गया, जनरल गवर्नमेंट स्कीम्स हो गए। तो स्टैटिक बैंकिंग में डीआईसीजीसी, डेफ के बारे में, राइट। तो ये सारे ऑम्बिड्समैन भी हो गया पार्ट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है ना। बैंकिंग ऑम्बिड्समैन हो गया, डीआईसीजीसी हो गया, डेफ हो गया, पहले पीसीए फ्रेमवर्क भी अब बहुत आता था, बेसल हो गया, पीएसएल हो गया। यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं और ये स्टैटिक बैंकिंग एंड प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस के पार्ट है। और भी टॉपिक्स है, मैं आप लोगों को इसको 12 से 13 सेशन में, 12 से 13 टॉपिक में बाइफरगेट कर रहा हूँ इंटरनली। उसमें से जो आप लोगों की क्लासेस में कंडक्ट होते जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप करते चलिए, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि नंबर आ रहा है। लास्ट टाइम भी कैंडिडेट्स का अच्छा स्कोर आया था, एग्जैक्ट बहुत सारे कैंडिडेट्स के यही वर्ड्स थे कि हमने जो पढ़ा एज इट इज आ गया। आपके पास में पुराने एमसीक्यू भी यहाँ पर दिख जाएंगे, आप कभी यूट्यूब पर चैनल पर सर्च करेंगे, आपको भी कुछ महीने पुरानी जब एग्जाम कंडक्ट हुआ था उस टाइम पर आप लोगों को एमसीक्यू देखने को मिल जाएंगे, उस टाइप का ही पेपर आप लोगों का देखा गया था। क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स क्या होता है, बैंकिंग ऑम्बिड्समैन स्कीम, है ना।
तो ये पॉइंट से आप लोगों का 40 क्वेश्चन आता है। अभी 2 साल से ऐसा आ रहा है कि आपको लगता है कि डूएबल है, बट कैंडिडेट अभी भी स्कोर नहीं कर पा रहे, है ना? जब आता है ना एकदम से कि री-केवाईसी के बारे में पूछ लिया, तो आप अटक जाते हैं। अभी नॉमिनी के बारे में पूछ लिया ना कि सक्सेसिव बेस्ड के बारे में पूछ लिया, या लेट अस सपोज माइनर के बारे में पूछ लिया, आपसे लॉजिकल कुछ पूछ लिया, एचयूएफ के बारे में पूछ लिया, तो आप अटकने लग जाएंगे, है ना? इसमें मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी रेट्स के बारे में भी पढ़ना रहता है। मॉनेटरी रेट्स क्या चल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉनेटरी पॉलिसी का डेटा आता है। मॉनेटरी रेट्स ये सब तो जनरल अवेयरनेस में पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस एक अलग सिलेबस है। नेक्स्ट सिलेबस में आपको बता रहा हूँ, दैट इज जनरल अवेयरनेस। इसमें क्या होता है कि कैंडिडेट्स को मैं हर बार बोलता हूँ कि आपने ना जनरल अवेयरनेस से 6 महीने 4 महीने का कर मत जाना। ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल पेपर है ना? 30 मिनट्स का आपकी एग्जाम में, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो एक आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों का जो सिलेबस होता है उसमें मंथली करंट अफेयर्स तो आता है, वेटेज थोड़ा ज्यादा देना है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। आइडियली आपका जो डेटा रहता है 2 से 3 महीने, है ना? 2 महीने का तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2 महीने मतलब सपोज करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपका एग्जाम मार्च में कंडक्ट हो गया, तो आप लोगों के लिए जनवरी, फरवरी और मिड ऑफ मार्च तक का डेटा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जब नोटिफिकेशन आता है, आइडियली उसके 10-15 दिन अराउंड का डेटा आपको पढ़ना है। अदरवाइज नहीं भी पढ़ पाते ना, तो बस समझ कर रखना है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तुक्के में भी थोड़ा नंबर आएगा, और हमको इसमें ज्यादा स्कोर करने के टारगेट में हमारे दूसरे सब्जेक्ट्स को नहीं छोड़ना है। अभी क्या होता है, हम इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये 30 में से कोई कैंडिडेट इसे 28-30 नहीं लाने वाले, 25 भी बहुत रेयरली आएंगे, जिसने बहुत शानदार प्रिपरेशन कर रखा था, बहुत पहले से न्यूज़पेपर पढ़ने का आदत था। बाकी नॉर्मली कैंडिडेट को 4-10 नंबर ही आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए इतने नंबर आ पाएंगे, है ना? तो इस डेटा को कब से पढ़ना है, आइडियली हम लोग भी कब से पढ़ेंगे, जब भी आपका नोटिफिकेशन आएगा उससे 15-20 दिन पुराना डेटा स्टार्ट कर देंगे पढ़ना, और ऑल ऑफ सडन आप लोगों का जब तक नोटिफिकेशन चलेगा इसको कंप्लीट करते चलना हैंड टू हैंड, है ना? तो ये आपका सिलेबस है। इसमें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़ को आप ज़्यादा वेटेज दे देना, तो आपके लिए थोड़ा ईज़ी हो जाएगा, क्योंकि आपको वो समझ में आ जाएगा। बाकी डेटा होता है ना, जैसे कि किसी का अपॉइंटमेंट हुआ, किसी का कोई स्पेशल डे हुआ, थीम क्या था, वो क्या था, तो आप नहीं पढ़ पाएँगे इतना, है ना? एक लिमिट होता है ब्रेन का, उसके अकॉर्डिंग हमको चलना रहेगा। अब आता है नेक्स्ट, दैट इज़ इंग्लिश। इंग्लिश 30 मार्क्स का रहता है गाइस। आप लोगों का क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है सर, आप लोगों का क्लास आई गेस 3rd 4th क्लास हो गया। अगर आपने एनरोल नहीं करा, उसमें प्रिपरेशन करते जाना साथ में। क्या होता है कि कैंडिडेट्स सभी इसी को लाइटली भी लेते। 30 क्वेश्चन आते, 30 मिनट्स का टाइम रहता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक आता है, एक पैसेज आता है जो 7 से 8 नंबर का पैसेज रहता है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट फॉर श्योर 5 नंबर का 5 क्वेश्चन आते हैं। स्पॉट द एरर 5 से 10 नंबर के देखे जा सकते हैं। क्लोज टेस्ट, डबल फिलर या वर्ड स्वैप, इस टाइप की प्रॉब्लम्स। कभी कभी स्पेलिंग भी पूछ लेता है, लेकिन अब नहीं पूछने वाला। तो यहाँ पर आप लोगों का वेटेज और एग्जामिनेशन ये जो रहता है, ये थोड़ा अच्छे लेवल का रहता है। तो यहाँ पर आप अप्रोक्सीमेटली आपका 30 में से अगर आपने पैसेज पढ़ने का प्रिपरेशन कर लिया, सेंटेंस रीअरेंजमेंट का कर लिया, और एरर के जो 150 रूल्स आप लोगों को सर करवाते जा रहे हैं, अगर आपने इतना ही पढ़ लिया, चाहे आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है, आई एम डैम श्योर ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड का है, आपको बोलना नहीं है वहां पर। आपका रीडिंग कैसा है, आप इंग्लिश पढ़ते जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपको रूल्स समझ में आ जाएंगे कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट में अगर मुझे 6 सेंटेंस मिल गया है, तो पहला कौन सा हो सकता है, वो आपको पूरा आइडिया ट्रिक सब लगने लग जाएगा। आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है चलेगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप लोगों के नंबर दूसरे कैंडिडेट से ज्यादा आएंगे। कब ज्यादा आएंगे? जब आप इनसे लीड लेंगे। ये 5 क्वेश्चन है, अगर आप 3 से 4 नंबर यहाँ से निकालेंगे, अनसीन पैसेजेस को पढ़ने का आदत डालेंगे। कैंडिडेट्स क्या सोचते हैं कि हम इसको एंड में पढ़ लेंगे। आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए। ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, स्पॉट द एरर। एरर में सारे क्वेश्चन सही नहीं होते, तो दैट इज आप इसका जितना रूल्स याद करेंगे इतना बढ़िया है, जितना प्रैक्टिस में रहेगा इतना बढ़िया है। एक सिस्टमैटिक अप्रोच से पढ़ना है। और क्लोज टेस्ट एटसेट्रा तो ये मिसलेनियस एक्टिविटीज है जो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये टोटल 30 क्वेश्चंस, 30 मिनट्स का टाइम रहेगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी नहीं है, बट यहाँ पर आपको स्कोर करना है। अब कंप्यूटर एप्टीट्यूड, अगेन आई एम टेलिंग दैट यहाँ पर आता है रीजनिंग। ठीक है, यहाँ पर क्या आता है? रीजनिंग। अब सभी कैंडिडेट्स का यही क्वेश्चन रहता है, रीजनिंग आएगा, हम क्या पढ़े क्या पढ़े। रीजनिंग मतलब कंप्यूटर एप्टीट्यूड और एक कॉमन रीजनिंग में पता है क्या डिफरेंस होता है? कंप्यूटर एप्टीट्यूड का मतलब होता है कोडेड टाइप का रीजनिंग। कोडेड का मतलब समझते हो ना, दैट इज मशीन इनपुट आउटपुट आना, है ना? अब आप सीटिंग अरेंजमेंट ये सब करने मत लग जाना, आई एम टेलिंग यू, है ना? आप बहुत सी जगह जाएंगे ना, तो आपको यही पढ़ाएंगे, और दैट टू भी आपको ऐसे नॉर्मली बोर्ड पर नहीं, ऐसे ही बैठकर बता देंगे कुछ भी रैंडम। तो ये मशीन इनपुट आउटपुट करिए। ठीक है, एक आता है कोडेड डायरेक्शन। कोडेड इनइक्वालिटी में से एक आ रहा है ना? कोडेड ब्लड रिलेशन, इन तीनों में से 2 आने सेट आने की चांसेस बनते। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज अभी तो नहीं आया है,
सीटिंग अरेंजमेंट और सिलोजिज्म ट्राई कर सकते हो, बट मेरा कहना है ये कोडेड में से कोई से 2 टॉपिक पकड़ लो, क्योंकि 20 मिनट का टाइम रहता है, 10 क्वेश्चन करोगे, 3-4 क्वेश्चन आप नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो एक्स्ट्रा लेकर आएंगे जजमेंट के बेसिस पर, ये बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी बनेगा आप लोगों का। बाकी मैं आप लोगों को एक कंप्लीट रोड मैप अलग से बताऊंगा कि आपका रोड मैप स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। अब क्या होता है, टाइम तो सभी के पास सेम रहेगा, कैंडिडेट्स प्रिपरेशन भी करते हैं, बट प्रॉब्लम कहाँ आता है, कोई कैंडिडेट यहाँ पर सोचेगा अरे मैं सेटिंग अरेंजमेंट पढ़ने लग जाते हैं, कोई सोचेगा कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई सोचेगा मैं सिलोजिज्म पर कमांड कर रहे, तो उनको लगता है मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट जब देखते हैं मार्क्स तो मार्क्स आते नहीं है ना। यहाँ पर भी स्कोर करना हमारे लिए मैंडेटरी है ना, यही वो सेक्शन है जो कैंडिडेट्स नहीं करेंगे और हमको करना है, करेंगे तो 10-15 नंबर दूसरे से ज्यादा लाएंगे, तो आप लोगों का वैसे भी लीड जनरेट होगा। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पर आप लोगों को लेटर और ऐसे आता है, लेटर 2 टाइप के होते हैं वैसे, लेटर होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल में बैंक मैनेजर को लिखने के लिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लिखने के लिए, है ना, इस टाइप की जो लेटर रहते हैं फॉर्मल वे में लिखने के, उसका एक फॉर्मेट में आप लोगों को ऑलरेडी कराते जा रहे हैं। और आप लोगों को इनफॉर्मल का भी आता है, तो इनमें से जनरली और करके आता है, तो आप एक माइंडसेट कर सकते हो, दोनों भी लिख सकते हो, बहुत इजी है, बहुत इजी है। आपको 25 में से 10 से 20 नंबर बहुत आराम से मिल सकते हैं अगर आपने थोड़ा भी बात सुन लिया। ऐसे राइटिंग भी आप लोगों को पूरा फॉर्मेट याद हो जाएगा, डू नॉट वरी। अगर आप क्लासेस में एनरोल्ड हो तो आप इनको कंप्लीट करना, पुरानी क्लासेस भी गो थ्रू कर सकते हो, बट आपको आई एम डैम श्योर कि अगर आप क्लासेस फॉलो करते हो, लाइव स्किप होता है, रिकॉर्डेड कंप्लीट करो, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हो, यहाँ से 35 से 40 नंबर लाना बहुत बड़ा टास्क नहीं है। बाकी इसका डिटेल में आप लोगों को और शेयर करूंगा। आई होप आप लोगों को डिटेल समझ में आया होगा, समझ में आया तो इंप्लीमेंट भी करना है, राइट। एक माइंड मैपिंग करो और आगे बढ़ते जाओ, है ना। देयर शुड बी नो वे कि आप इसको प्रिपरेशन को कंटिन्यू ना करें, नोटिफिकेशन जल्दी आ भी गया या आप इस वीडियो को देख रहे हो तब तक आ भी गया, तो आप लोगों को इंश्योर करना है कि हम लोग आगे बढ़े, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, हैव अ ग्रेट डे।